Assalamu alaikum. If you are preparing for CSS or PMS, then you are on right platform. You are watching Voice of Aspirants. This platform is for CSS PMS preparation, a platform that provides you lectures, books, notes, and evaluation without any cost. To join our WhatsApp group, the number is given 0334 090 1025. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. This is Tyre Abbas. We are going to discuss compulsory subject number 2, English Pressy and Composition. In previous lecture, I told about the pattern of English Pressy and Composition. आज मैंने सोचा कि मैं आपको इसका एक पेपर पास पेपर दिखा दूं। तो ये 2021 का पास पेपर है इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन का। तो इसमें देखें तो पार्ट 1 जो होता है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे होता है, जो कि 20 मार्क्स का होता है। वो सेपरेट होता है, वो एग्जामिनर ले लेता है। तो जो पार्ट 2 है, इसमें सबसे पहले आपको राइट ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। जो पार्ट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो प्रेसी के बारे में होता है और इसके 20 मार्क्स होते हैं। ठीक है ना। जो सेकंड पार्ट है यानी क्वेश्चन नंबर 3, read the following passage carefully and answer the questions given at the end. Today we are going to discuss comprehension. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर डिस्कसिंग दिस कम्प्रीहेंशन, मैं आपको ये बता दूं, सारा पेपर ही दिखा दूं। तो इस कम्प्रीहेंशन भी 20 नंबर की होती है, 20 मार्क्स की होती है। और इसमें एट द एंड आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 5 क्वेश्चंस को ही आपने अटेम्प्ट करना होता है। इच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। ठीक है ना, जो कि हर क्वेश्चन का 4 नंबर होते हैं, 4 मार्क्स होते हैं। और जब क्वेश्चन 4 पे आए तो करेक्शन आती है। यू हैव टू करेक्ट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग। आपको 8 में से 5 जो सेंटेंसेस हैं जिनमें ग्रामेटिकली मिस्टेक हो सकती है, कहीं पे ग्रामर का फ्लॉ हो सकता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का इशू हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इशू हो सकता है, उसकी कंपोजिशन का इशू हो सकता है, तो उसको आपने ठीक करना होता है। यू हैव टू करेक्ट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे 5 आपने सही करने हैं और आपको 10 नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, पंक्चुएट द फॉलोइंग टेक्स्ट वेयर नेसेसरी। अब जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे आप इंग्लिश रूल्स के मुताबिक समझते हैं कि यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, यहाँ पे सेमी कॉलन कॉलन आना चाहिए, यहाँ पे कॉलन आना चाहिए, तो यू हैव टू पुट दोज पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है ना, आपने पंक्चुएशन मार्क्स जो है वहां पे लगाने हैं और आपके 5 नंबर यहाँ पे आपके पूरे हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 6, यहाँ पे आपने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ओनली 5 आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। आपने ये नहीं करना कि यहीं पे ठीक कर देने हैं, बल्कि ये तो आपको पेपर जो है वो वापस ले लिया जाता है, मतलब आप अपने साथ लेके आते हैं। तो आपने वहीं पे वहां पे लिखना है क्वेश्चन 5 पार्ट बी, और वहां पे सॉल्व जो प्रेपोजिशन के साथ वहां पे आपने अपने पेपर में जो आंसर शीट है वहां पे लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 6, यूज ओनली 5 ऑफ द पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस क्लियरली इलस्ट्रेटिंग देयर मीनिंग्स। ये आपको बज़ाहिर हम शक्ल नजर आते हैं, लेकिन इनका हम मानी नहीं होते, इनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। इनकी कंपोजिशन सेम नजर आती है, इनकी जो आप बोलने का अंदाज बोलते हैं वो भी तकरीबन, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इनके जो मीनिंग्स होते हैं उसमें डिफरेंस होता है। तो आपने 8 में से इसको भी आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और इसके 10 मार्क्स होते हैं। और कभी कभार यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड कर देता है, वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। ठीक है ना, कभी कभार वो ये प्रेपोजिशन नहीं देता और यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंसर्ट कर देता है। पहले क्या ट्रेंड था, जो प्रीवियस पेपर जो है 2019-20 के देख लें, तो उसमें वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह देता है, वो सेंटेंस की सूरत में देता है कि एक सेंटेंस उसने डायरेक्ट का दिया, उसने आपको कहा कि इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें। लेकिन जो आजकल का ट्रेंड आ रहा है उसमें वो डायलॉग देता है। ठीक है ना, वो डायलॉग देता है पूरा, और उस कहता है उस डायलॉग पूरे को आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें। वो थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा प्रैक्टिस डिमांडिंग है, थोड़ा मुश्किल होता है। और लास्ट पे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश बाय कीपिंग इन व्यू फिगरेटिव इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पे आपको उर्दू का पैराग्राफ दिया जाता है, जिसमें आपने यू हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और इसमें यहाँ पे आपको फिगरेटिव इडियोमैटिक एक्सप्रेशन भी नजर आएंगे, जिसका आपने मीनिंग ज़ाहरी तौर पे तो वो नहीं देना, उसका इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का मीनिंग देना है। ठीक है ना। तो ये होता है प्रेसी और कंपोजिशन का
पेपर 100 मार्क्स का, इसमें भी आपने यू हैव टू ऑब्टेन 40 मार्क्स जो कि पासिंग मार्क्स हैं. सो नाउ लेट्स कम टू आवर लेक्चर. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. जो मैंने आपको बताया है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है ना, और पैराग्राफ में आपने क्या करने हैं, आप उनसे पैराग्राफ जो पैसेज है उसको पढ़ना है, और एट द एंड यू आर गिवन 5 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट और टू सॉल्व. तो आपने वो 5 क्वेश्चंस उसी में से आपने देख के अटेम्प्ट करने हैं. सो आज हम समझेंगे कि जो कंप्रीहेंशन होती है, इसको हम कंप्रीहेंशन कहते हैं. तो ये क्या चीज होती है, कंप्रीहेंशन को किस तरह अटेम्प्ट किया जाता है, व्हाट आर द टेक्निक्स, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू डू कंप्रीहेंशन, ठीक है ना. सो द आर्ट ऑफ कंप्रीहेंशन. Today we are going to learn the art of comprehension. So first of all we need to know that what comprehension is all about. So comprehension is the art of understanding written or spoken language. जब आप कोई चीज आपके सामने कोई बंदा बोल रहा है तो जो आप उसके जो अल्फाज हैं उसको समझ रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट comprehension, ठीक है ना. या आपके सामने कोई एक पैराग्राफ आया है, आपने उसको समझा है, ठीक है ना, आपने उसको पढ़ा है और उसके पॉइंट्स को समझ लिया है, तो आपने क्या किया है, आपने कॉम्प्रीहेंड किया है, यानी कि उसको समझा है, विच इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन. सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रिक्वायर्स यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. यू आर गिवन अ पैराग्राफ, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, ठीक है ना. कंपोज पैराग्राफ होता है, वो टेक्निकल नहीं होता, ठीक है ना ही किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है. कि ये नहीं कि आपको पकड़ के इंजीनियरिंग का कोई भी पैराग्राफ उसकी टर्म्स जो यूज हुई हुई हैं वो दे दे, नहीं, बल्कि वो एक पूरा न्यूट्रल वो तकरीबन होता है, फिलोसफिकल बेस्ड भी होते हैं और एक सिंपल पैराग्राफ भी होते हैं जो आपको दिए जाते हैं. और आपने क्या करना होता है, यू हैव टू रीड दैट पैराग्राफ, और लास्ट पे जो गिवन क्वेश्चन होते हैं यू आर सपोज टू सॉल्व देम, ठीक है ना, और उसी पैराग्राफ में से ही आपने आंसर निकालने हैं. Reading comprehension is one of the tricky topics because it can be time consuming and it can go wrong if the candidate doesn't comprehend the text or paragraph. Reading comprehension हो और प्रेसी राइटिंग हो, अगर आपने पैराग्राफ को समझा नहीं है, पैराग्राफ के मीनिंग्स को नहीं समझा, पैराग्राफ के आइडियाज को नहीं समझा, तो यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक, ठीक है ना. सबसे पहला काम क्या है कि उस पैराग्राफ को समझना कि जो ऑथर है, जो उसको लिखने वाला है, वो कह क्या रहा है, ठीक है ना. जब आप उस पैराग्राफ को समझ लेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है ना. सो इन दिस लेक्चर वी विल कवर सम ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड बाय स्किल्ड रीडर्स टू इम्प्रूव देयर कंप्रीहेंशन एबिलिटीज और कंप्रीहेंशन स्किल्स. कंप्रीहेंशन एबिलिटीज कि आप चीजों को कॉम्प्रीहेंड कितना करते हैं, आप पैराग्राफ को जब एक दफा पढ़ा है उसको समझा है नहीं समझा, ठीक है ना, तो उस पैराग्राफ को समझने को ही कंप्रीहेंशन कहते हैं. जब आप एक चीज को समझ लेते हैं तो उसके जवाब देना आसान होते हैं, ठीक है ना. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्रीहेंशन दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव रीडिंग. लिटरल कंप्रीहेंशन सबसे पहले, सेकेंड इन्फ्रेंशियल कंप्रीहेंशन, और थर्ड क्रिटिकल कंप्रीहेंशन. क्योंकि इन्फ्रेंशियल और क्रिटिकल कंप्रीहेंशन है, ये तकरीबन मिलते जुलते होते हैं और तकरीबन सेम ही होते हैं. इसमें थोड़ा इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस होता है लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल है लिटरल कंप्रीहेंशन, ये बेसिकली होता है कि आपको एक आसान सा, मतलब इतना मुश्किल पैराग्राफ नहीं होता, और आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो कि आप आसानी से उसको वहीं से पैराग्राफ से देख के आप उसको जवाब दे देते हैं. व्हाट से क्वेश्चन शुरू होते हैं, वाई से क्वेश्चन नहीं शुरू होते, व्हाट से सिंपल सिंपल व्हाट वाले क्वेश्चंस होते हैं. यानी कि आपने पैराग्राफ को ऊपर ऊपर से पढ़ा है और आप ये जो लिटरल कंप्रीहेंशन होती है, और आसानी से मतलब आप सरफेस को समझ के आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं. तो इसमें क्या होता है लिटरल कंप्रीहेंशन में, आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ और अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स कॉन्टेक्स्ट. अब बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, और मतलब लिटरल मीनिंग जिसमें कहते हैं कि लिटरली आई एम सेइंग दिस, मतलब मिसाल के तौर पे लुग़वियात में मतलब डायरेक्टली ही आपको पैराग्राफ में चीजें मिल जाएंगी, आपको ज्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ेगी. सेकेंड क्या है, इन्फ्रेंशियल कंप्रीहेंशन is interpreting the meaning of a text based on clues and prior knowledge. अब जो इन्फ्रेंशियल या जिसको कॉन्सिक्वेंशल भी कहते हैं, कॉन्सिक्वेंशल यानी कॉन्सिक्वेंस उसमें आता है. उसमें क्या होता है कि आपको जो टेक्स्ट गिवन है यानी कि पैराग्राफ गिवन है उसमें डायरेक्ट उसके आंसर नहीं होते, ठीक है ना.
उसमें उसने कुछ ना कुछ उसकी रेलेवेंट चीजें दी होती हैं, और जो वो क्वेश्चंस पूछता है वो डायरेक्ट वहां से आपको नहीं मिलेंगे। आपने चीजों को कनेक्ट करना है और बेस्ड ऑन क्लूज एंड प्रायर नॉलेज, ठीक है ना। आपने पैराग्राफ वही माइंड में रखना है, लेकिन आपने उस पैराग्राफ से आप चीजें लिंक करने की कोशिश करना है। डायरेक्ट वहां से आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ इशारे ऐसे होंगे कि वो आपके क्वेश्चन से वो रिलेट कर रहे होंगे, आप उसके क्वेश्चंस को आसानी से हल कर लेंगे। थर्ड, क्रिटिकल कंप्रिहेंशन। बेसिकली क्रिटिकल कंप्रिहेंशन नाम से इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा आप इसको क्रिटिकल लेते हैं, आप टेक्स्ट को एवेल्युएट करते हैं। वो आपसे बाद औकात ओपिनियन मांग लेता है किसी क्वेश्चंस में कि आप बताएं इसमें आपका ओपिनियन क्या है, जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है या कोई करेक्टर पढ़ा है या कोई वहां पे उसने कोई दे दिया, सीन दे दिया है, तो पूछ सकता है कि आप इस सीन के बारे में आपकी राय क्या है, ठीक है ना। ये थोड़ा ट्रेंड अभी एफपीएससी का चेंज हो रहा है, जैसे एसएस का चेंज हो रहा है, इसी तरह कंप्रीहेंशन का भी चेंज हो रहा है। ये मैंने आपको इसलिए इसको इनकलकेट किया है कि ताकि आपको इस चीज की समझ आ जाए और आप मेंटली तौर पे इस चीज को एक्सेप्ट करें, ठीक है ना, कि आपका सामना भी क्रिटिकल कंप्रीहेंशन या इन्फ्रेंशियल कंप्रीहेंशन से हो सकता है। 2022-21 की पिछली आप कंप्रीहेंशन देखें तो उसमें कुछ किसी हद तक उसने कंप्रीहेंशन को इन्फ्रेंशियल या क्रिटिकल किया है। पहले जो कंप्रीहेंशन थी उसमें बिल्कुल सिंपल सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछता था और पैराग्राफ में से वो क्वेश्चन उठा के आराम से उसके आंसर्स मिल जाते थे। लेकिन अभी वो ट्रेंड चेंज कर रहा है, वो इन्फ्रेंशियल और क्रिटिकल कंप्रीहेंशन की तरफ आ रहा है, जिसमें वो डायरेक्ट वहां से आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, लेकिन आपने जो वो टेक्स्ट गिवन होगा, जो वो पैराग्राफ गिवन होगा, उसमें क्लूज और अपने प्रायर नॉलेज को कनेक्ट करके उस जो है क्वेश्चंस होंगे उनको डील करना है। So, in facial comprehension, as I have already discussed, it's making predictions about what might happen next in a story or drawing conclusion about a character's motivation. Thirdly, critical comprehension, forming an opinion about the effectiveness of an argument or evaluating the credibility of a source. मैं आपको इसकी टाइप्स की जो पास पेपर्स में आए हैं वो मैं आपको इंडिकेट करके सेंड भी कर दूंगा। Moving ahead, what are the techniques used for comprehension? कंप्रीहेंशन एक यू कैन से ये आर्ट होता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ साइंस भी है। साइंस में क्या होता है कि आपकी कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं, ठीक है ना, जो कि अभी जो कंप्रीहेंशन में बहुत ज्यादा माहिर हैं उन्होंने थोड़ी टेक्निक्स डेवलप की हैं स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, उसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, कि उनको कुछ ना कुछ समझ आ जाए कि कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है। इससे हमारा जो कंप्रीहेंशन का पैराग्राफ है, जो कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो इजिली अटेम्प्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नीड टू बी एक्टिव रीडर। अगर मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि आपने अगर अच्छा राइटर बनना है तो आपको अच्छा रीडर बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो आपकी पहली स्किल होनी चाहिए वो एक्टिव रीडिंग की होनी चाहिए। आप एक्टिवली इंगेज करते हो विद द मटेरियल बाय हाइलाइटिंग की पॉइंट्स, टेकिंग नोट्स, आस्किंग क्वेश्चंस एंड मेकिंग कनेक्शंस थ्रू प्रीवियस नॉलेज। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आपने उसको अपने अपने साथ एक इंगेज कर लेना है, ठीक है ना। ऊपर ऊपर से पैराग्राफ नहीं पढ़ना, आपने उसको बड़ा गौर से उस पैराग्राफ को पढ़ना है, आपने अपने की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, उसके नोट्स बना लेते हैं, और आस्किंग क्वेश्चंस जो कि डिमांडिंग क्वेश्चंस है नीचे गिवन है उनको भी माइंड में रखना है, ठीक है ना। जब आप पहले 4-5 क्वेश्चंस पढ़ लेंगे ना, तो फिर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके माइंड में होने चाहिए। जब आपके क्वेश्चंस माइंड में होंगे, जब जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे, तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स तकरीबन आपको वहीं से मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर आप हाईलाइट करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। और अगर जिस तरह क्रिटिकल आ जाती है कंप्रीहेंशन या इन्फ्रेंशियल, तो फिर आप अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ उन चीजों को कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। दिस हेल्प्स मेंटेन फोकस एंड प्रमोट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब आप एक्टिव रीडर होंगे तो आप चीजों को जल्दी पिक कर लेंगे, जल्दी समझ लेंगे, ठीक है ना। एक्टिव रीडिंग में क्या क्या होता है? सबसे पहले आपने नोट टेकिंग। आपने क्या करना है, जब आप पैराग्राफ को पढ़ रहे होंगे और क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, ठीक है ना, जब आप क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे और आप जब पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे, तो वो जहां पे आपको लगेगा कि यहाँ यहाँ पे मुझे फलां क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, तो वहां पे उसके क्या करेंगे, उसका नोट बना लेंगे, उसको हाईलाइट कर लेंगे। टेकिंग कंसाइज नोट्स on the main ideas and details of the material you read helps you retain information and serves as a reference if you need to revisit the
टेक्स्ट लेटर। जब आप दोबारा पढ़ रहे होंगे तो आपके माइंड में होगा कि यहाँ पे मैंने अगर टिक किया है, यहाँ पे मैंने कोई नोट बनाया है, मीन कि ये फलां क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अब दोबारा उसको रीड करेंगे तो वो डायरेक्ट कनेक्शन बना देगा। सेकंड, क्लोज रीडिंग। Analyzing the text, searching for deeper meaning, and examining the language can help the reader to understand the message more profoundly. आपने उसको डीपली एग्जामिन करना है, डीपली उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है, उसको टेक्स्ट को एनालाइज करने की कोशिश करना है। Thirdly, rereading. Rereading the text can help to solidify the reader's understanding of the material, fill in gaps in comprehension, and reinforce knowledge. आप कोई वहां पे अरस्तु नहीं बैठे होंगे जब आपके सामने प्रेसी या कंप्रीहेंशन का पैराग्राफ आएगा और आप क्या एक दफा पढ़ के आपको कुछ चीज समझ नहीं आएगी। आप जितने भी काबिल हैं, आप जितने भी टैलेंटेड हैं, स्किलफुल हैं, एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, अडेप्ट हैं, तो जब आप पहला पैराग्राफ उसको एक दफा पढ़ेंगे ना तो कोई चीज भी आपको समझ नहीं आएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, कम से कम आपने एक पैराग्राफ को, चाहे वो प्रेसी का है चाहे वो कंप्रीहेंशन का है, उसको कम से कम आपने 3 दफा रफली पढ़ना है। ठीक है ना, मिसाल मैं कह रहा हूँ कि उसको आपने कम से कम 3 दफा ऐसे गो थ्रू करना है, तब जाके आपको तीसरी दफा उसमें कुछ ना कुछ चीज समझ आएगी। फिर आपने क्या करना है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश करनी है कि जो जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। फिर आपने उसको जब आप हाईलाइट कर लेंगे और क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे तो वो आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, यहाँ पे क्या होता है, आप जब आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और उसमें कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे कोई वहां पे एक कहानी दी हुई है, कोई वहां पे इवेंट दिया हुआ है, कोई साइंटिफिक फिक्शन स्टोरी दी हुई है, तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले मेंटल इमेजरी करते हैं। आप अपने आप को मेंटल इमेजिन करते हैं कि आप वहां पे खड़े हैं, ठीक है ना। अब एक पास पेपर की एक प्रेस है जिसमें वो एक साइंटिफिक फिक्शन की बात करता है कि वो एक नीचे से उसमें एक साइंटिफिक मशीनरी निकल आती है और वहां से लोग भीड़ पे खड़े होते हैं और वहां से फिर एक और बंदा पीछे से आता है, वो देखने की कोशिश करता है। तो आपने मेंटली इमेजरी क्या करना है कि मैं वहां पे मौजूद हूँ, ठीक है ना, इस सीन में मैं वहां पे खड़ा हूँ, मैं इस चीज को देख रहा हूँ। क्लोजिंग योर आईज एंड पिक्चरिंग द सिनेरियो डिस्क्राइब इन अ टेक्स्ट कैन हेल्प यू कनेक्ट विद द मीनिंग। अब वहां पे आपको उस चीज की समझ आ जाएगी। अब वो जो फिल्म आपके माइंड में बन रही होगी कि अब मैं वहां पे खड़ा हूँ, मैं इवेंट को देख रहा हूँ या मैं स्टोरी में घूम रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप जब मेंटल इमेजरी करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अंडरस्टैंड होंगी, आप चीजों को ज्यादा जल्दी पिक कर जाएंगे। Try to use all of the senses to build a vivid image of the text. आपने उस टेक्स्ट का एक अल्टीमेटली इंसान की नेचर है, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मैं कोई टेक्स्ट पढ़ता हूँ या एक स्टोरी पढ़ता हूँ तो मैं उस स्टोरी के अंदर गुम हो जाता हूँ, ठीक है ना। अपने आप को वो मेंटली इमेजरी कर लेता हूँ कि मैं स्टोरी के साथ घूम रहा हूँ, ठीक है ना, या उस कैरेक्टर के साथ घूम रहा हूँ या उस इवेंट के साथ उधर ही खड़ा हूँ और ये मेरे सामने इवेंट हो रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे आपको पैसेज की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। Association. Second, creating associations between the words in the text and things that are already familiar to the reader can help embed a fuller अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल। आपने चीजों को एसोसिएट करने की कोशिश करना है कि ये टेक्स्ट मैंने कहीं पे पढ़ा था तो इसका मीनिंग वहां पे ये था, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है, उसके साथ ये मिल सकता है। ये इसका अगर आपको कोई वोकैब मुश्किल आ गई वो आगे मैं आपको बताता हूँ। थर्ड, समराइजिंग। आपने restating and summarizing the main ideas of the text in your own words can help you remember the concepts better and more easily explain them to others. आपने जब आपने पैराग्राफ को पढ़ना है तो एक तो आपने एसेंशियल चीजों को माइंड में रखना है जिस तरह हम प्रेसी में करते हैं। सेकेंडली आपने नॉन एसेंशियल चीजों को साइड पे कर देना है। जो एसेंशियल चीजें होंगी उसको आपने एक पैराग्राफ सेपरेट बना लेना है, उसमें से ही आपके आंसर्स होंगे। क्वेश्चनिंग, जब हमें वो क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, जब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच जाते हैं कि हमने कंप्रीहेंशन पढ़नी है, यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करना है और 5 क्वेश्चन आर गिवन एंड वी आर सपोज टू अटेम्प्ट सॉल्व 5 क्वेश्चंस। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस को देख के आपने फिर पैराग्राफ को पढ़ना है। Ask yourself questions about the material before, during, and after reading. This helps to set goals for comprehension, identify areas of confusion, and evaluate your understanding of the topic. जब वो क्वेश्चंस आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना, तो फिर आपने क्या करना है, आपने पैराग्राफ को पढ़ना है। जैसे जैसे आप पैराग्राफ को पढ़ते जाएंगे वो क्वेश्चंस भी आपके माइंड में होंगे,
तो वो आपको लगेगा कि ये आंसर फलां क्वेश्चन का हो सकता है, ये आंसर, ये वाली जो लाइन है ये फलां क्वेश्चन की हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट क्लूज, अब क्लूज इशारे, ठीक है ना, इशारे मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब वर्ड रूट्स और प्रीफिक्सेस, अंडरस्टैंडिंग द रूट्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर प्रीफिक्सेस कैन हेल्प बिल्ड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर अनफेमिलियर। अब ऐसे मुश्किल मुश्किल वर्ड्स आ जाते हैं आपके पास, आपको समझ नहीं आती कि मुझे तो इसका मीनिंग ही नहीं पता। फिर आप क्या करते हैं, उन वर्ड्स की आप रूट्स, मतलब एक शाख है ना, एक पौधा है, तो हम फिर पहले उसको काटते काटते हम उसकी क्या कहते हैं उसको, उसकी रूट यानी कि उसकी जड़ की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर हमें, मतलब एक मिसाल के तौर पर एक जो पौधा है उसकी समझ नहीं लग रही कि ये कौन सा है, ठीक है ना। तो हम उसको उसकी रूट की तरफ भी देख सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो उसकी रूट को देख के बता देते हैं कि ये फलां पौधा है, ठीक है ना, अगर ऊपर से समझ नहीं आ रहा। तो इस तरह जब कोई आपको वर्ड समझ नहीं आ रहा तो फिर आपने क्या करना है, उस वर्ड्स की रूट की तरफ जाना है, ठीक है ना। या कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें मतलब साबके या लाके, जिनको हम उर्दू में कहते हैं प्रीफिक्सेस, उनको आपने देखना है, ठीक है ना। फिर आपने कनेक्शन बनाने की कोशिश करना है। कहीं ना कहीं पे आपकी माइंड में वो, कहीं ना कहीं माइंड में आपकी जो मीनिंग है उस मुश्किल वर्ड्स का, जो कि आपके साथ अनफिमिलियर है, आपने कहीं और भी उस तरह के अल्फाज पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो फिर आप वहाँ वहां से कहीं ना कहीं से आप कनेक्शन बना लेंगे, जो आपको वो क्या मुश्किल नजर आती है, जिनकी जिनकी मीनिंग आपको समझ नहीं आती। तो कहीं ना कहीं आप 40 to 50% आप वो कनेक्शन बना लेते हैं उनके प्रीफिक्सेस को देख के, और हम उनके रूट्स की तरफ देख के। Second, inferences. By reading between the lines, you can use clues from the text and your own knowledge to infer what the author is implying. आपको जो पैराग्राफ है उसमें कहीं ना कहीं इशारे मिलेंगे, ठीक है ना। वो क्लूज हो सकते हैं, डिस्कोर्स मार्कर की सूरत में हो सकते हैं, वहां पे ऐसे अल्फाज, बट देयर फोर, हाउएवर, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं पैराग्राफ में। तो आपने कुछ ना कुछ क्लूज को माइंड में रखना है, ठीक है ना। उन क्लूज से आप इन्फेरेंसेस यानी कि आप उनका नतीजा निकाल सकते हैं। थर्ड, सिग्नल वर्ड्स, जो मैंने पहले बता दिया है कि पे अटेंशन टू सिग्नल वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक फॉर इंस्टेंस, सिमिलरली, हाईलाइट रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शन बिटवीन द आइडियाज। जब आपको डिस्कोर्स मार करके मतलब फुल मीनिंग आपके माइंड में होंगे कि आप अगर हाउएवर यूज हुआ है तो जो पहले वाला आइडिया है वो दूसरे वाले आइडिया के साथ कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर वो क्वेश्चन देता है कंट्रास्ट दीज टू आइडियाज, तो आपने देखना है कि हाउएवर वाला वर्ड कहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है ना। तो अगर वो पूछता है कि राइट रिलेशनशिप बिटवीन टू आइडियाज, कुछ भी आइडियाज हैं, तो आपने देयर फोर वाला वर्ड जो है वो देखना है, या ठीक है ना। अगर वो पूछता है कि इसकी एग्जांपल बताओ, तो वो पैराग्राफ में हो सकता है कि वहां पे फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जांपल लिखा हुआ हो, तो आपने वो वाली चीज माइंड में रखनी है। सिग्नल वर्ड्स जिनको डिस्कोर्स मार्कर कहते हैं, इनको आपने कंप्रीहेंशन में माइंड में रखना है। चंकिंग, अब मिसाल के तौर पे बड़ा मुश्किल पैराग्राफ आ गया है, ठीक है ना, फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग वाला पैराग्राफ, वो थोड़ा लंबा चढ़ंगा पैराग्राफ आ गया है। आपने देख के घबराना नहीं सबसे पहले, ठीक है ना। आपने क्या करना है, चंकिंग का प्रोसेस करना है। ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल चंक्स और सेक्शंस। आपने उस पैराग्राफ को डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है ना, डिफरेंट सेक्शंस में स्मॉलर। हम बड़ी चीज देख के वैसे भी घबरा जाते हैं। अगर कोई मिसाल के तौर पे ऐसे आ गया ना, कोई 2-3 लाइंस वाला, हम तो कहते हैं ये बड़ा मुश्किल है, हालांकि वो हो सकता है कि आसान हो, ठीक है ना। तो इस तरह आपने जो पैराग्राफ बड़े आते हैं या थोड़ा कॉम्प्लेक्स आते हैं उनको देख के घबराना नहीं है। उनको क्या करना है, उनको टैकल करने का ये चंकिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। चंकिंग में आप क्या करते हैं, आप कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को आप स्मॉलर में डिवाइड कर देते हैं, उसको मैनेजेबल बनाने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। इस तरह आपका क्या होता है, यू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग वन चंक बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। जब आप सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे, सेक्शंस में जब डिवाइड कर देंगे तो आप पहले वाले सेक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उससे अगले वाले सेक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उससे अगले वाले सेक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। इस तरह फिर जब मुश्किल पैराग्राफ आते हैं तो फिर जब सेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट जो चंक्स हैं या सेक्शंस को अंडरस्टैंड करने के बाद हम फिर कंप्लीट पैराग्राफ का वो मीनिंग समझ लेते हैं कि उसके ये आइडियाज क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। दिस टेक्निक प्रिवेंट्स ओवरवेल्म एंड अलाउज फॉर बेटर प्रोसेसिंग ऑफ द
मटेरियल। इससे आपके क्या होता है, इससे आपका नॉन एसेंशियल चीजें, जो गैर जरूरी चीजें होती हैं, वो भी साइड पे हो जाती हैं। बिल्डिंग वोकेबलरी, आपको वोकैब भी बिल्ड करनी है इसमें, ठीक है ना। कंप्रीहेंशन में अक्सर हो जाता है कि डिफिकल्ट लैंग्वेज वाली कंप्रीहेंशन भी आ जाती है, ठीक है ना। तो उसमें आपने अपनी वोकैब को भी बिल्ड करना, ताकि जब हम मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे, जब हम पैराग्राफ को नहीं समझ पाएंगे, तो डिफिकल्ट है कि हम क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। सीधे सीधे लिटरल जो कंप्रीहेंशन है उसके आंसर तो दे सकते हैं, लेकिन जब वो इन्फ्रेंशियल या क्रिटिकल कंप्रीहेंशन होगी तो फिर मुश्किल हो जाता है। सो इसके लिए आपने क्या करना है, वर्ड वेब्स, मेकिंग कनेक्शन बिटवीन वर्ड्स दैट आर रिलेटेड कैन एक्सपैंड योर वोकैबुलरी एंड असिस्ट कंप्रीहेंशन। आप क्या करते हैं, आपने मतलब वर्ड्स पढ़े हैं, एक बुक पढ़ी है या कोई भी आपने वोकैब पढ़ने की कोशिश की है, तो आप ना ग्रुप्स में बनाया करें, डिफरेंट ग्रुप्स बना लिया करें। तो 15-20 वर्ड्स हैं, 20 to 25 वर्ड्स हैं, वो आपको लगता है कि इनकी मीनिंग्स कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जैसे आ रहे हैं, आप उनका एक ग्रुप बना लें, ठीक है ना। इस तरह 20 वर्ड्स या 25 वर्ड्स जो और आपको लगते हैं कि इनके मीनिंग कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत आपस में मिलते जुलते हैं, तो उनका एक और ग्रुप बना लें। इस तरह आपकी वो कैब डेवलप होगी, ठीक है ना। आप भी, आपके सिनोनिम्स क्लियर हो जाएंगे, आपके एंटोनिम्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह आपके लिए GRE की एक ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर जी लें। सर। तो उस जी जी। आप रिपीट कर देंगे, आपकी आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही थी। अच्छा, मैं डिस्कस कर रहा था बिल्डिंग वोकैबुलरी को। बिल्ड, मैं कह रहा था कि अगर आपको मुश्किल वोकैब वाली, अगर आपके पास पैसेज आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो उसके लिए आपको वोकैब की जरूरत होती है। जब तक आप वोकैब, आपके पास वोकैब नहीं होंगी, आप पैराग्राफ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। जब आप पैराग्राफ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो आप क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाएंगे। हाँ, लिटरल अगर कंप्रीहेंशन है, सीधी सीधी कंप्रीहेंशन है, उसने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप आसानी से जवाब दे लेंगे। लेकिन अगर क्रिटिकल या इन्फ्लुएंशियल पे आ जाता है तो फिर आपकी गाड़ी फंस जाएगी, अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं है और वहां पे उसने लैंग्वेज भी थोड़ा हाई क्लास इंग्लिश डिफिकल्ट वाली यूज कर दी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए पहली टेक्निक है वर्ड वेब्स की। आपने जिस तरह वो मकड़ी जाल नहीं बनाती कनेक्शन के साथ, इस तरह कनेक्शन बनाने, किस तरह, मेकिंग कनेक्शन बिटवीन वर्ड्स दैट आर रिलेटेड कैन एक्सपैंड योर वोकैबुलरी एंड असिस्ट कंप्रीहेंशन। मिसाल के तौर पे आप, आपके सामने 20 से 25 अल्फाज ऐसे आते हैं कि उनका आप समझते हैं कि मीनिंग एक जैसा है, कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत मीनिंग उनके साथ आपस में मिलता जुलता है। तो आप क्या करें, उस 20 से 25 अल्फाज का एक ग्रुप बना लें, ठीक है ना। आपके माइंड में होगा कि हाँ, मैं ये 20-25 अल्फाज जो हैं, इनके मीनिंग्स क्या है, मीनिंग सेम है, या इनके मीनिंग्स कहीं ना कहीं आपस में मिलते जुलते हैं। तो मिसाल के तौर पे कहीं पे वो एक, उस ग्रुप का एक मुश्किल अल्फाज आ जाता है, तो आपको समझ लग जाएगी कि इसका जो आसान से आसान वर्ड वो था, इसका मीनिंग भी यही होगा। इस तरह आप, आपकी वो कैब बिल्डअप होगी। इस तरह 20-25 अल्फाज के एक और ग्रुप बना लें। जब आप ग्रुप्स बनाएंगे तो आपके अल्फाज भी, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपको वो भी आसानी से याद रहेंगे जब आप वर्ड वेब्स या आप वर्ड कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। सेकंड, कंटेक्चुअल फ्लैश कार्ड्स। आप बेसिकली क्या करते हैं, थोड़ा आप उस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर रिमिनिसेंट, वो एक वर्ड है जिससे मतलब आपकी वो पुरानी यादें, उसका ये मीनिंग देता है, पहले वाली यादें। तो उससे आप ना कोई उससे कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं अपने माइंड में, या वो आप कॉपी के साथ उसका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं। जब आप वोकैब के साथ कॉन्टेक्स्ट वाली गेम खेलते हैं ना, तो फिर इस तरह वो आपको ज्यादा जल्दी याद रहता है, ठीक है ना। Third, word games. Playing word games like Scrabble or doing crossword puzzles can be both fun and helpful in increasing your vocabulary and understanding of your words. मतलब आप वर्ड गेम्स भी खेल सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट वर्ड्स को मिलाने वाले गेम खेल सकते हैं। ये डिफरेंट गेम्स अवेलेबल हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो जो आपको मिल जाएंगी, उससे आपकी थोड़ी वोकैब अच्छी हो जाएगी। रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप, मैंने पहले ही बताया कि आप जब एक दफा पैसेज पढ़ेंगे तो यू आर नॉट टोटल स्टूडेंट, क्या आपको एक ही दफा उस चीज की समझ आ जाएगी, नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक दफा पढ़ें पैसेज और आपको पैसेज की समझ आ जाए। सीएसएस का एग्जाम है, कोई 9-10 का एग्जाम नहीं है कि आपको एक दफा पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज की समझ आ जाएगी, वो इतना आसान भी नहीं देता, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है,
एक दफा पढ़ा है, समझ नहीं आई, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आप सेकंड टाइम पढ़ें, सेकंड टाइम भी आपको समझ नहीं आई, कुछ ना कुछ समझ आएगी सेकंड टाइम, इतने भी आप डाल नहीं है, ठीक है ना। तो आप उस कुछ ना कुछ समझ आएगी, फिर आप उसको थर्ड टाइम पढ़ेंगे। एट लीस्ट आपने 3 दफा उसको पढ़ना है, तब जाके आपके माइंड में उसके कुछ ना कुछ आइडियाज बैठेंगे। ये मैंने एट लीस्ट कहा है 3 टाइम्स। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको क्या करें, आप उसको 4 to 5 टाइम्स पढ़ेंगे, ताकि आपके माइंड में एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी पैसेज की। जब तक आपके माइंड में उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट और सॉल्व कंप्रीहेंशन पैराग्राफ जो उसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इफ यू इनकाउंटर डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग पैसेज, ओ मैं तो घबरा गया, नहीं भाई, आपने घबराना नहीं है। डोंट हेजिटेट टू रीड देम, री रीड देम। आप उसको बार बार पढ़ें, 3 दफा पढ़ें, 4 दफा पढ़ें, 5 दफा पढ़ें, 6 दफा पढ़ें। मकसद क्या है कि उस आइडियाज को अपने अंडरस्टैंड करना है। समटाइम्स गोइंग थ्रू द कंटेंट अगेन कैन प्रोवाइड क्लैरिटी एंड इम्प्रूव कंप्रिहेंशन। जब आप बार बार उस चीज को पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी कंप्रिहेंशन लेवल थोड़ा ऊपर चला जाता है, आप चीज को कंप्रीहेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक और टेक्निक है जिसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, reflecting on the comprehension techniques and strategies that work for you and applying them to future reading materials can help improve your comprehension ability। एक आपने अपना एक कोई स्केल बनाया हुआ है, ठीक है ना, अपने आप को उस आपने कुछ स्ट्रेटजी डेवलप की हुई है रीडिंग की, तो आप उनको भी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। Diversification, expanding your reading list to include materials from different subjects, genres, and authors can help you build a rich set of skills and approaches। अब ज़ाहिरी तौर पे बात है, जब आप सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू स्टडी 12 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। आपके पास डाइवर्सिफाइड नॉलेज पहले ही होगा, तो आपने ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़नी है, अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी को इन्हांस करना है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी चीजों को कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी बढ़ेगी। एक्सप्लोरेशन, creating curiosity and eagerness to learn can inspire continued exploration and experimentation with techniques and approaches to improve comprehension। मतलब आप में क्यूरियोसिटी है चीजों को अंडरस्टैंड करने की, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है ना, आपको उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं की हुई, आप उसको दोबारा पढ़ते हैं, 3 दफा पढ़ते हैं, आपको उसको अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर आप क्या करते हैं, आप उससे बड़ा पैराग्राफ की तरफ जाते हैं, उससे मुश्किल पैराग्राफ की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि आप वो आसान वाले पैराग्राफ की समझ आ गई तो उसके ऊपर ही आपने रुक जाना है, नहीं, बल्कि आपने उसकी प्रैक्टिस करते जाना है, आपने उसको आप हायर लेवल पे लेके जाना है, खुद लेके जाना है, ठीक है ना। आप थोड़ा मुश्किल पैराग्राफ देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, अपने अपने अंदर क्यूरियोसिटी लेके आएंगे। सीएसएस इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी। कोई भी सब्जेक्ट है वो क्यूरियोसिटी पे बेस करता है, ठीक है ना। आप में खुद वो इंटरनल वो क्या कहते हैं, उसकी मोटिवेशन होनी चाहिए कि अगर मैं क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो इसमें मैं क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करूंगा, मैं फलां जो सेक्शन है उसमें क्या क्या चीजें लर्न करूंगा, मैं फलां, उसके 4 सेक्शन होते हैं ना, मैं फलां सेक्शन को पढ़ूंगा तो उसमें क्या क्या लर्न करूंगा, ठीक है ना। तो इसमें आप में ना एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, चाहे वो प्रेसी राइटिंग का हो प्रोसेस, या उसमें कॉम्प्रिहेंशन का हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो। एंड लास्टली देयर आर फ्यू टिप्स जिसमें आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और एक्यूरेटली आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। टिप्स टू एक्यूरेटली सॉल्व इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन लेस टाइम, बिकॉज यू हैव टू अटेम्प्ट 7 क्वेश्चंस इन जस्ट 3 hours। तो आपने टाइम को भी मैनेज करना होता है, और इसके अलावा आपके पास लेस टाइम होता है, ठीक है ना। तो इस तरह आप ये टेक्निक्स लगा के आप अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। कुछ चीजें रिपीट होंगी तो उसको आपने माइंड नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइज अप द टास्क, assess the work you are about to do, skim the text first and look for important points। आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है, आपने स्कीमिंग आपने लगानी है। जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपने स्कीमिंग वाला प्रोसेस इख्तियार करना है, ठीक है ना। तो आपको माइंड में हो जाएगा मेरे 4 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं, इसके अलावा कोई और चीज होगी तो मैं उसको हाईलाइट नहीं करूंगा, इन चारों चीजों 5 चीजों के साथ जो चीज होगी मैं उसको हाईलाइट करता रहूंगा, वो मेरे मेन पॉइंट्स होंगे। इस तरह स्कीमिंग लगानी है। साइज अप द टास्क, यानी कि अपने जो बड़ा साइज है उसको छोटा कर देना है।
Catch the headings and subheadings, read the first and the last paragraph of several chapters, get accustomed to the writer's style. ये अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसकी comprehension के लिए है. Grasp the forest before focusing on the trees. पहले आप बड़ी चीज को समझे, ठीक है ना. जब आपके माइंड में वो बड़ी चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर आप उस छोटी चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना. इसकी अपोजिट भी है कि आप छोटी छोटी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आपको होल की समझ आएगी, पूरे कंप्लीट की समझ आएगी. देयर आर टू स्ट्रेटजीज. आप बड़े वाली साइड से भी जा सकते हैं, आप छोटे वाली साइड से भी जा सकते हैं. यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज आफ्टर अ क्विक स्किम. आपने इस साइज अप टास्क में आपने क्या आइडेंटिफाई करना है? मेन आइडियाज को आइडेंटिफाई करना है. आपके पास लेड पेंसिल होगी, उसके साथ मेन आइडियाज को आइडेंटिफाई करते जाना है. तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टिप्स कि आपने अपना कंप्रिहेंशन है उसको कम वक्त में किस तरह अटेम्प्ट करना है, जो उसके क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है. सो आपने प्ले द रिकॉल गेम. आपने अपनी हैबिट बना लेनी है. व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक, अ चैप्टर और एन आर्टिकल और अ पैराग्राफ, तो आपने क्या करना है? एट द एंड ऑफ ईच पेज इन अ बुक और एट द एंड ऑफ अ फ्यू पैराग्राफ्स इन एन आर्टिकल, अपने आप को पॉज दें और रोकें एंड रिकॉल व्हाट यू जस्ट रीड. ठीक है ना. आपने व्हाट यू जस्ट रेड, आपने जो भी पढ़ा है उसको आपने रिकॉल करना है. इससे आपके क्या होगा? आपकी कंप्रीहेंशन स्किल्स थोड़ा इनहांस होंगी, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल आप डॉन अखबार पढ़ रहे हैं, डॉन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और आपने आर्टिकल को तकरीबन उसके 2 पैराग्राफ पढ़े हैं, तो अपने आप को पॉज दें, ठीक है ना. और सोचें कि अभी मैंने क्या क्या पढ़ा है. इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना चीजों को, पैराग्राफ को या कोई भी चीज है उसको अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी है ना, वो बढ़ जाएगी. जब आप पास देके सोचेंगे ना, आप 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए सोचेंगे, तो जो आपके माइंड में आएगा उसने आपने क्या करना है? उसको साइड पे लिख लेना है, ठीक है ना. दिस विल हेल्प यू टू विद कंप्रीहेंशन. आपको ये कंप्रीहेंशन जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने में आपकी हेल्प करेगा. सेट गोल्स एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस. ये आपकी वैसे भी एक कॉमन रूल है और एक स्पेसिफिक टू कंप्रीहेंशन. ट्राई टू कंसिस्टेंटली रीड सेक्शंस ऑफ द सेम वर्ड काउंट एंड टाइम योर रिजल्ट. स्लोली पुश योर सेल्फ टू गेट फास्टर. आपने हमेशा कोई भी काम है वो आपने क्या करना है? स्लोली स्टार्ट करना है. ये नहीं कि आपने अगर प्रेसी या कंप्रीहेंशन आप सोच रहे हैं कि मैं कंप्रीहेंशन को अटेम्प्ट करूं, तो आपने ये नहीं करना कि मैं 2023 की या 2022 की कंप्रीहेंशन को उठा के करने बैठ जाऊं. इससे आपका क्या हो जाएगा? आपका मोटिवेशन लो हो जाएगा, क्योंकि आपको वो नहीं आएगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो आपको नहीं आएगी. तो आपने हमेशा क्या करना है? आप स्लोली स्लोली अपने आप को पुश करना है टू गेट फास्टर. Start with the baseline of how many pages words you are reading per minute and set yourself a goal of how many words per minute you would like to reach. कोई भी चीज है ना, उसका हमेशा स्टार्ट स्लो से करें और अपने माइंड में आप एक गोल सेट करें. फॉर एग्जांपल आप सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सुबह उठे हैं, तो आपने सबसे पहले अपने अपने दिन के गोल सेट करने हैं कि मैंने आज फलां बुक जो है, फलां सब्जेक्ट है, उसके इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, और जो फलां बुक है, जो फलां सब्जेक्ट है, ऑप्शनल या कंपलसरी, उसके मैंने इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं और इतने नोट्स बनाने हैं. फिर आपने क्या करना है? स्टार्ट जो आपने कम कम करना है. मिसाल के तौर पर पहले आप हाफ चैप्टर कर लें, ठीक है ना, सपोज कर लें, फॉर इंस्टेंस कर लें हाफ चैप्टर, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको एक चैप्टर की तरफ ले जाएं. इस तरह आपकी जो रीडिंग स्किल है वो इन्हांस होगी. और कंप्रीहेंशन में आपको चाहिए रीडिंग स्किल होती है, क्योंकि आपने पैराग्राफ को 5 से 6 टाइम्स पढ़ना होता है कम वक्त में. जब आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, आप उस पैराग्राफ को बजाय कि आप 7 मिनट में पढ़ें, आप क्या करेंगे? आप उसको 4 मिनट्स में या 3 मिनट्स में पढ़ लेंगे आसानी से. तो इस तरह जब आप छोटे छोटे गोल्स को सेट करेंगे ना, एक तो जब बंदा गोल अचीव करता है ना, फॉर एग्जांपल आई सेट अ गोल कि मैं आज एक चैप्टर पढ़ूंगा, छोटा सा गोल है. जब मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया तो मुझे, जब मैंने गोल अचीव कर लिया, मुझे एक इनर सेटिस्फिकेशन होती है कि मैंने गोल अचीव कर लिया है, ठीक है ना. फिर मैं वो इनर मोटिवेशन भी होती है कि कल मैं क्या करूंगा? कल मैं 2 चैप्टर्स करूंगा, ठीक है. आज मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है, कल भी मैं अपना गोल अचीव करूंगा. तो इस तरह आपकी जो रीडिंग स्किल्स है ना वो बढ़ जाएंगी. जिस तरह वो शरिया का क्वेश्चन भी यही डील होता है कि सर क्या क्या पढ़े, इतना है. ऐसा ऐसा स्लोली स्लोली यू हैव एम्पल टाइम. आपने 7-8 महीने में प्रिपरेशन करनी है. सीएसएस के लिए थोड़ा आपको पढ़ना भी ज्यादा पड़ता है, तो इसको कैपेबिलिटी को भी अपने अंदर लेके आए कि आपने कंसिस्टेंटली एक जगह बैठ के आपने 8 से 9 घंटे आपने पढ़ना है, 7 से 8 घंटे कर लें.
ठीक है ना। तो जब आप 7 से 8 घंटे बैठे हैं तो आपने कोई ना कोई काम करना है, पढ़ना ये नहीं कि सिर्फ 7 से 8 घंटे बैठे रहे। छोटे छोटे गोल सेट करें, उनको अचीव करें। बीच में आपने अगर 2 घंटे पढ़ा तो बीच में 10-15 मिनट की ब्रेक ले लें। ठीक है ना। ब्रेक ले लें, कुछ खाना पीना कर लें, कुछ मतलब फ्रेश हो जाए। ये नहीं कि मोबाइल पे गेम्स खेलना शुरू कर दीजिए, मैं फेसबुक घुमा लूँ थोड़ा सा, इससे आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है। लास्टली, अब इसको समराइज करते हैं, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। स्टेप फर्स्ट, स्कैन द टेक्स्ट एंड ऑब्जर्व इट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। आपने टेक्स्ट को स्कैन करना है, यानी कि 4 to 5 टाइम्स आपने उसको पढ़ना है, रीड करना है, और उसको ऑब्जर्व करना है। ऐसे रीड हवा में नहीं कर देना, ठीक है ना। उसको ऑब्जर्व भी करना है, उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज को। स्टेप टू, begin reading actively, taking notes and paying attention to contextual clues like signal words or root words. आपने नोट्स बनाने हैं, आप उसको हाईलाइट करते जाएंगे, और जो आपके कंटेक्चुअल क्लूज हैं, यानी कि आपके जो माइंड में पहले कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है, तो उस पर भी अटेंशन देनी है आपने। और अपने जो सिग्नल वर्ड्स हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, कंट्रास्ट हो गया, कंपेयर हो गया, हाउएवर हो गया, देयरफॉर हो गया, सिमिलरली, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, इस तरह वर्ड्स को भी आपने हाईलाइट करना है, अपने माइंड में रखना है। स्टेप थ्री, क्रिएट मेंटल इमेजेस ऑफ द सिनेरियो और टॉपिक। अपने आप को वहां पे ले जाएं कि जो इवेंट हो रहा है मैं वहां पे इसको खुद देख रहा हूँ। ठीक है ना। while understanding the relationships between the different ideas or concepts. Step 4, summarize and respond to the text using inference and analytical skills while recognizing the main ideas and arguments presented. Step 5, and lastly, reflect on the reading experience, evaluate comprehension skills, and experiment with new techniques. एक तो आपने टेक्निक्स डेवलप कर ली हैं, वो आपको अगर फायदा दे रही है तो ठीक है, अगर फायदा नहीं दे रही तो फिर आप न्यू टेक्निक्स की तरफ भी जा सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट कंप्रीहेंशन।